बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बज़्म इफ्तिखार के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में मोहम्मद इफ्तिखार ख़ान। आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं उनका ताल्लुक़ ना फ़िल्म से है, ना अदब से है, ना किसी ऐसे शोबे से है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक पर्सनैलिटी के तौर पर, एक सेलिब्रिटी के तौर पे जानते हैं, बल्कि ये वो शख्सियत हैं जिसकी आज इस डिप्रेस्ड माशरे में, परेशान कुन हालात में, नाउमीदी के इस दौरे में इस वक्त हर बंदा हमें परेशान, और सबसे बड़ा हमारी कौम का मसला वो इज़्तिराब, अदम बर्दाश्त, यानी जो टॉलरेंस की कमी, बर्दाश्त की कमी, ऐसे बेशुमार मसाइल का हमें सामना है। इसलिए इस मौके की नज़ाकत को समझते हुए बज़्म इफ्तिखार की बाइसे इफ्तिखार शख्सियत मेरी मुराद डॉक्टर रफ़ीक डार साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द प्रोग्राम डॉक्टर साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। मैं डॉक्टर साहब के तारुफ़ में थोड़ा सा बताता चलूँ। डॉक्टर साहब न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट भी हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं प्रोफेशन के एतबार से। डॉक्टर साहब को आज ज़हमत मैंने इसलिए दी अपने प्रोग्राम में आने के लिए कि इस वक्त एंगर, परेशानी, इज़्तिराब, गुस्सा, हम चाहे घर में हों बतौर वालिदैन, चाहे बतौर उस्ताद हों, चाहे बतौर एडमिनिस्ट्रेटर हों, चाहे हम किसी जगह पर एम्प्लॉय हों, यानी कोई भी डॉक्टर साहब अगर हम देखें किसी भी शोबे से हमारा ताल्लुक़ है, ख़्वाह हम बिजनेसमैन ही क्यों ना हों, चाहे कि हमारा बिजनेसमैन अभी तक अगर लॉस में नहीं भी गया और उसका बिजनेस अगर कोलैप्स नहीं भी किया, लेकिन फिर भी परेशान सूरत हाल और गैर यकीनी सूरत हाल ने हर बंदे को बहुत फ्रस्ट्रेट कर दी है। तो डॉक्टर साहब इसमें अगर आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी न्यूरो साइंसेज जो हैं या आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो क्या टिप्स देती हैं कि जिसमें वो चंद बुनियादी चीज़ें जिससे इंसान अपनी एंगर मैनेजमेंट कर सकता है, ख्वाबी ख्याली किताबी कहानियाँ नहीं, हम अमली तौर पे इसको सुनना चाहते हैं आपसे कि उसका हल बताइए। सिर्फ मोटिवेशन स्टोरीज़ के थ्रू नहीं, सिर्फ मोटिवेशन कहानियों के ज़रिए या एयरपोर्ट पे उतरते या चढ़ते नहीं, गैर मुल्की मिसालों से नहीं, हम अमली तौर पर न्यूरो साइंटिस्ट से जानना चाहते हैं कि इसका बुनियादी तौर पर हल जो है वो क्या निकल सकता है। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। हमेशा बड़ा अच्छा लगता है आपसे मिलके, और सेम है डॉक्टर साहब, माय प्लेजर। रियली ऑनर्ड कि आप इनवाइट कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह के सबसे पहले जो एंगर है ना, इसमें देखना ये होता है कि एंगर की रीज़न क्या है। देखिए, समटाइम एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे गुस्सा बनता भी है और करना भी चाहिए। बिल्कुल सही है, गुस्सा बनता भी है और करना भी चाहिए, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उसका जो सोल्यूशन है वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। लेकिन जाहिर है हमें जनरल पब्लिक से आपने क्वेश्चन जो है आप ले रहे हैं, और एक हमने जेनेरिक आंसर देने की कोशिश करनी है ताकि जहाँ जहाँ पे किसको ये हेल्पफुल हो उसको यूज़ कर सकें। सही। तो यहाँ पे मैं ना 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ कि आप एंगर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। 3 इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ जो है, हाँ वैसे तो एक बड़ी वजह है गुस्से की, तो आना चाहिए और आता भी है, बनता भी है, लेकिन ओवरऑल अगर आप हर टाइम गुस्से में रहते हैं, मैं उसके लिए सोल्यूशन देके जा रहा हूं। पहला पॉइंट, अगर आप गुस्से को मैनेज करना चाहते हैं ना, तो आप पहले रिकग्नाइज करें, बल्कि एक्सेप्ट करें कि मुझे गुस्सा आता है। डॉक्टर साहब, मैं आज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि हमारी जो 25 करोड़ आबादी है ना, इनमें सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ना वो डिनाइल है। बहुत बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो डॉक्टर साहब आपने रेज किया है। मसला ये है कि आप भी एग्री, मैं भी एग्री हूं, मेरे 2 दोस्त भी एग्री हैं कि यार इस बंदे को गुस्सा बहुत आता है। जब हम कहेंगे ना उसे, यार आपको गुस्सा बहुत आता है, कहते मैंने तो कभी गुस्सा ही नहीं आया, मैं तो बहुत चिल पर्सनैलिटी, मैं तो आज तक कभी गुस्सा ही नहीं किया। इसको हम साइकोलॉजी में ना डिनाइल कहते हैं। ये हमारा मिन हैसुर कौम जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है कि हम लोग मानने को तैयार नहीं है। पहला, जब तक देखें, जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करता, मैं उसको मैनेज कैसे करूंगा? नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। सो सबसे पहले रिकग्नाइज करें कि हाँ मुझे गुस्सा आता है, एक्सेप्ट करें,
एक्सेप्ट करने के बाद फिर सोल्यूशन है इसके। बहुत खूब। सबसे पहली बात है कि आप उसको खुद एहतसाबी के अमल से गुजारें, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन से गुजारें। अब पहला सोल्यूशन तो ये है, नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर आपको रूटीन में गुस्सा रहता है, कोई बड़ा स्ट्रेसर ही नहीं है आपका, कोई वजह ही नहीं है, यानी कि आप किसी से हल्का सा ऐसे रास्ता पूछते हैं तो वो गुस्से में आ जाता है, इसका मतलब है कि उसका गुस्सा एक जेन्युइन इशू है, उसकी कोई शॉर्ट टर्म कोई वजह नहीं है, उसका लॉन्ग टर्म मसला है। लॉन्ग टर्म मसला है। लॉन्ग टर्म मसला डॉक्टर साहब आप बेहतर जानते हैं कि लॉन्ग टर्म मसाइल के पीछे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। एग्जैक्टली। गुस्से के साथ जो ज्यादातर मसला है ना, वो आपके न्यूरोकेमिकल से होता है, जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, जिसकी कमी हो जाती है आपके अंदर। ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोकेमिकल्स कह लें इसको, और उसका नाम सेरोटोनिन है। इसकी कमी हो जाती है। जब ये देखिए, ये हैप्पीनेस हार्मोन होता है, ये हैप्पीनेस देता है। ऑब्वियसली जब सेरोटोनिन की कमी होती तो आपको गुस्से आएंगे, छोटी छोटी बात में फिर गुस्सा आएगा। बिल्कुल सही। अब इशू क्या है, आपने सेरोटोनिन को कैसे बूस्ट करना। सेरोटोनिन को बूस्ट करने के लिए मैं होममेड टिप्स दे देता हूँ। सेरोटोनिन अगर आप सनलाइट एक्सपोजर लेना, हफ्ते में कोई 6-7 दफा 10-15 मिनट का सन एक्सपोजर ले लें तो सेरोटोनिन बूस्ट होता है। वन ऑफ द स्ट्रेटजी जो फ्री में है, कोई इसके ऊपर कोई आज के हालात के मुताबिक आपने सोल्यूशन मांगा है। लेकिन डॉक्टर साहब इस वक्त इस शिद्दत की गर्मी में कोई समझेगा शायद ये सिखों की तरह जो है वो पसीना सुखाने धूप में खड़े। मैं आपको सोल्यूशन देता हूं। उस टाइम आपने सन एक्सपोजर करना ही नहीं है, वो स्किन के लिए अच्छा ही नहीं है। सन एक्सपोजर की 2 टाइमिंग है सिर्फ, डॉन एंड डस्क। डॉन एंड डस्क सही, बहुत खूब। आप 10-15 मिनट सुबह के टाइम धूप ले लें। लेकिन असल में हमारा दिन भी तो 12 बजे चढ़ता है ना। हाँ, ये फिर तो देखिए, अगर आप इंजॉय करते हैं फिर आपको सैक्रिफाइस कहीं ना कंप्रोमाइज करते हैं तो कहीं करना पड़ेगा। इसको मेडिसिन लेके चले। एक तो ये सोल्यूशन है कि हाउ यू कैन बूस्ट द सेरोटोनिन। दूसरा ये कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी का डायरेक्ट तल्लक जो है ना, वो सेरोटोनिन की बूस्ट से होता है। आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, उनमें कितनी रेजिलियंस होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि जितने भी स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो क्रिकेटर्स आप देख लें, ठीक है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जब क्रिकेट हार भी जाते हैं तो दे आर हम्बल, क्योंकि उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती है। वो स्पिरिट इस वजह से होती है कि बिकॉज उनके अंदर सेरोटोनिन का लेवल बूस्ट होता है। बहुत खूब। तो फिजिकल एक्टिविटी, अब फिजिकल एक्टिविटी के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। मैंने देखें, आप चाहते ना तो मैं कुछ न्यूट्रिशन भी आपको बता देता, वो भी मैं पूछूंगा आपसे यकीनन इसके बाद। मैं न्यूट्रिशन की तरफ जा नहीं रहा, जिस तरह माहौल चल रहा है ना महंगाई का, ठीक है ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली जो वीडियो है ना वो इस पे करें कि हाउ यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ। जो ये इन्फ्लेशन का पीरियड चल रहा है, आपको कैसे मैनेज करना है। मैं इस पे भी यकीनन जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें जो तीसरा तरीका क्या? तीसरा तरीका जो मैंने कहा कि जब आपको गुस्सा आता है ना, जिस स्टेट में आप बैठे हुए ना, वो गुस्सा कम नहीं होता। अगर जिस स्टेट में आप हैं उस स्टेट में आपको गुस्सा आ गया ना, तो अपनी स्टेट चेंज कर लें। खड़े हैं तो बैठ जाएं तो खड़े हों, या पानी पिएं। ये वाकई ये 1400 वर्ष पहले पैगंबर आखिरी ज़माने भी ये सिलसिला बताया। न्यूरोसाइंस ये कहती है कि जब आप अपनी स्टेट चेंज करते हैं तो अगले 50-60 सेकंड के लिए आपका क्रिटिकल माइंड काम नहीं करता और आप रिलैक्स हो जाते हैं। अगले 50 सेकंड में आप बिल्कुल ठंडे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मैंने जेनेरिक 3 आपको पॉइंट्स बताएं। ये जो तीसरा पॉइंट है ना, ये तो अमली तौर पे भी मैंने इसका मुजाहरा किया है कि वाकई बड़ा इफेक्टिव है। सर आप देखें, आप डिनाइल से निकलें, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, एक्सेप्ट करें, हाँ यार मुझे गुस्सा आता है, और जाहिर है एक्सेप्ट करेंगे तो आपका दिल करेगा कि मैं मैनेज करूँ। सेरोटोनिन को बूस्ट रखें, उसमें फिजिकल एक्टिविटी रखें, सनलाइट का एक्सपोजर रखें, और उसके साथ तीसरी जो चीज़ है कि आप अपनी स्टेट चेंज करें। जब आपको लगता है कि हाँ गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप घर में बैठे हैं, घर में कोई प्रॉब्लम हो तो बाहर चले जाएं थोड़ी देर, बाहर से हो क्या हालात बिल्कुल नॉर्मल हो। बिल्कुल, बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने ये जो है वो कुदरती तरीक़ेकार जिसके ऊपर हमारी ना ही कोई कॉस्ट है, ना इसकी वजह से आपके ऊपर जो है वो फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब आप ये भी देखिए, इस वक्त जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है और महंगाई इस कदर ज़्यादा, सुबह 10 रुपये मिलने वाली चीज़ दोपहर 100 रुपये तो शाम को 1000 तक भी जा सकती है। और
जो मिडल मैन इस वक्त ब्लैकमेल कर रहा है, और दूसरा ना ही गिरां फरोशी भी इस कदर ज़्यादा, ना ही हमारे यहाँ कोई ऐसा महकमा है जो प्राइस कंट्रोल कमेटी सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स में तो हो सकती हैं लेकिन अमली तौर पर हमें नज़र नहीं आती। इस सूरत हाल में क्या करना होगा बेचारे महंगाई के सताए मारे हुए अवाम को, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को? डॉक्टर साहब, इसके ऊपर मैं एक 5 पॉइंट सोल्यूशन आपको दे दें। अभी तक तो ये जितने भी लफ्ज़ों के गोरख धंधे तो हम बहुत सुन चुके, डार भी आया डकार लगा के चला गया, कुछ नहीं बदला, और ये जो गोरख धंधे हमें मईशत के सुनाने आए और मुल्क की सूरत हाल आपके सामने दगड़दूँ हैं, तो ये डॉक्टर साहब आप ही को सोल्यूशन इसमें दें। देखें हम तो एक नफ्सियाती किस्म का सोल्यूशन दे सकते हैं। देखें, सबसे पहले कि आप अपना बजट कैलकुलेट कर लें। आपका मतलब है कि बजटिंग की जाए? बजट कैलकुलेट कर लें कि आपका बजट कितना। उसमें फिर आपने 2 चीज़ें निकालनी है। एक, आपकी नेसेसिटी क्या है, जो ज़रूरी, जिसके ऊपर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, बहुत ऊपर। दूसरी लग्जरी को आप बिल्कुल ख़त्म कर दें। मैं आपको, कोई लोअर मिडिल क्लास है, हायर मिडिल क्लास है, मैं उसको भी कहूँगा कि लग्जरी को ख़त्म कर दें, और जो आपकी नेसेसिटी है ना उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें किसी भी हालात में। डॉक्टर साहब, उसमें सिर्फ 3 चीज़ें आती जिसके ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। सबसे पहले हेल्थ है, ठीक है, उसके बाद आपकी एजुकेशन है, उसके बाद आपकी फूड है। हाँ, ज़रूरी जो फूड है वो आपने ले, लग्जरी में नहीं जाना। लेकिन मैं एक और यहाँ पे इसी के साथ मैं एक आपको बात ज़रूर कहना चाहूँगा। आपके अक्सर लोग आके कहेंगे कि यार ये बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं इनके ऊपर इतना खर्च नहीं होना चाहिए, लोगों को नहीं जाना चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा अमीर लोगों से कि वो रेस्टोरेंट्स में जाएं, वहाँ भी तो लोग हैं, उनका भी सर्कल चलना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर, वेटर्स हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं ना उनको जाना। उन्होंने, देखें, उनको अपनी प्लेट शेयर करनी है गरीबों के साथ, बिल्कुल ऐसे ही, और अच्छे तरीके से रिस्पेक्टेबल वे में वो रेस्टोरेंट्स विजिट करें, वो खाना खाएं, वो लग्जरी इंजॉय करें, जितना वो कर सकते हैं करें, जिनके पास पैसा। इससे कम से कम और कुछ ना सही तो अब इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में ऐसे लोगों का जो है वो सिलसिला चलाने, रोज़गार चलाने का सबब बन रहे हैं कि जिनके आपके ना जाने से शायद आपको तो फ़र्क ना पड़े, लेकिन उनके वहाँ डाउन साइजिंग हो सकती है ओवर एम्प्लॉयमेंट की वजह से। आपको ऐड करूँ सर, होता क्या है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग आके टीवियों पे ये दर्स दे रहे होते हैं कि जी फलां ने वहाँ पे ने एक शादी की, वहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा वलीमा किया है। ओ भाई, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट यू शुड डू दैट। अगर वो नहीं करेंगे, देखिए एक बंदे ने 20 करोड़ रुपया वलीमे पे लगा दिया अपनी बेटी पे, वो 20 करोड़ कहाँ गया? गरीबों में गया। हो सकता, आपको क्या पता, उसके लिए 20 करोड़ ऐसे ही हो जैसे आप मेरे लिए पीनट्स हैं। उसको सर करना चाहिए। ये माहौल ना पिलाएं। अगर ये माहौल चल पड़ा ना, आप ये लोगों को ये इंसाइट ना दें। देखिए एक शायद हदीस भी है कि इफ यू आर अ रिच यू शुड लुक लाइक रिच। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने साहिब इस्तात बनाया है, आपका पहनावा और आपका खाना पीना जो है वो उसके शाया निशान होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है सर। ये मैं इसके ऊपर कहूँगा कि आपने अपना बजट तैयार करें, उसमें ज़रूरी बजट आप यूज़ करें, जो अननेसेसरी चीज़ें उसको कट कर दें। फ़र्ज़ करें, देखें मेरे पास पिछले दिनों एक असिस्टेंट मैनेजर का मेरी टीम से एक बंदा आया, कहता सर आप बताएं मैं एसी कौन सा लूँ। मैंने कहा आप एसी क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा सैलरी आपकी कितनी? कहती मेरी सैलरी 65,000 है। मैंने कहा क्या बच्चे हैं? कहता हाँ 2 बच्चे। मैंने कहा आपका एसी बनता ही नहीं, यू डोंट डिजर्व एयर कंडीशनर, आप छत पे सोएं। सर ये आप कहाँ से बिल देंगे मुझे बताएं। मैं तो अभी ये भी कहूँगा कि इस टाइम पे जिस बंदे की सैलरी 2 लाख है वो भी एसी डिजर्व नहीं करता। जो सूरत हाल और बिजली के बिल की सूरत हाल बना दें। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आपके जो नाजरीन हैं उनसे मैं कहूँगा कि काइंडली आप वो टाइम भी सोचें जब हमारे पेरेंट्स एसियों के बगैर सो सकते थे, तो हम भी सो सकते हैं। सर आप देखें ना, फूड पे ऊपर कंप्रोमाइज ना करें। आपके बच्चे का दूध है उसके ऊपर कंप्रोमाइज ना करें, आपके बच्चे की एजुकेशन है उसके ऊपर कंप्रोमाइज ना करें। हाँ, आपकी हेल्थ डिटीरिएट हो रही है तो आप उसके ऊपर कंप्रोमाइज ना करें। हमने इन तमाम चीज़ों पे तो कंप्रोमाइज़ कर लिया, नहीं कंप्रोमाइज़ किया तो जो चीज़ें रियाकारी की हैं, दिखलाने की हैं, और वो अपनी औकात से हम बढ़कर
चाहे वो जहेज़ की सूरत में हो या शादी ब्याह पे पैसे लगाने की सूरत में हो, अगर आपकी इस्तात इतनी नहीं है, आप क्यों दिखाना वो चाहते हैं जो आप हैं नहीं? अगला सर पॉइंट ले, अगला ये कि मैं अभी हर बंदे को कहूँगा फैमिली में किसी एक के ऊपर बर्डन ना डालें। जितने आप लोग कुछ कर सकते हैं ना एक फैमिली में, क्योंकि हमारा कल्चर के कुछ ड्रॉबैक्स ऐसे हैं कि लाइक एक बंदा कमा रहा है और 10 खा रहे हैं। मेरी उनसे गुजारिश होगी कि अपने भाई का या अपने फादर का सपोर्ट बने और ट्राई टू फाइंड अल्टरनेट सोर्सेज फॉर इनकम। देखिए अभी हम एक ग्लोबल विलेज में बैठे हुए हैं, फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट है। शाम की इवनिंग के टाइम को पार्ट टाइम जॉब करें, टाइम को यूज करें सर जी। ये नहीं कि आप एक जब जी मैं तो बस नौकरी करके आ गया हूँ दैट्स ऑल। देखिए ये आपके लिए अल्टरनेट सोर्सेज के बाद सर मैं एनकरेज करूंगा कि आप जो पैसा सेव करें वो इन्वेस्टमेंट में सेव करें, उससे कोई एक और सिलसिला चलाएं ताकि फॉर द फ्यूचर रन। क्योंकि मैं जो देख रहा हूं ना इन्फ्लेशन ये आगे बढ़ने की तरफ जा रही, और ये डॉक्टर साहब का मैं मतलब ये आपको है, अलर्ट कर रहा हूं। मैं देखिए आई एम नॉट क्रिएटिंग यू अ फियर, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि ये अगले आने वाले दिनों में इससे और मुझे बताएं कि आपको पाकिस्तान में क्या ऐसा लगता है कि आने वाले 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर रुपए की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी? बिल्कुल ऐसे ही। वजह इसकी क्या है सर? आपने ह्यूमन रिसोर्स पैदा नहीं किया, आपने टेक्निकल लोग पैदा नहीं किए जो इनोवेट करके कोई ऐसी चीज बनाए जो हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो सर मेरी ये गुजारिश है, ये आखिरी पॉइंट यही है कि आप सेव करें और उसको इन्वेस्ट सेव करके रखें ना, क्योंकि डिवैल्यू हो रहा है, डिवैल्यू हो गए, पैसा डिवैल्यू हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपके नाजरीन सुन रहे होंगे, जो बंदा पिछले साल इन दिनों 1.5 लाख रुपए सैलरी ले रहा था ना, अब भी वही सैलरी लफ्जों में 1.5 लाख आ रही है, लेकिन उसकी वैल्यू 75,000 है। एग्जैक्टली। तो मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा भी अगर सेव करते हैं उसको कहीं इन्वेस्ट करें, हो सकता है उससे कि आपका गैस का बिल पूरा हो जाए, आपके बच्चे का दूध निकल जाए। थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड अप्रोच लेके चले तो मेरा ख्याल है कि हर मुश्किल से मुश्किल हालत में अगर इंसान चाहे ना तो निकल सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ। अगर आप स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें, ऑप्शंस निकालें कि मैं और क्या कर सकता हूँ, इस टाइम में मैं क्या कर सकता हूँ। मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले क्या कोई 2 घंटे काम करके मैं कुछ बैलेंस कर सकता हूँ। भाई की सपोर्ट बने, ठीक है, फादर की सपोर्ट बने, ताकि उनके ऊपर एक के ऊपर बर्डन ना आए। तो मेरे ये कुछ टिप्स हैं सर। डॉक्टर साहब ने जो बातें की बहुत ज़बरदस्त हैं, और इसमें ख़ास तौर पर हमारी वो ख़वातीन जो अगर वर्क प्लेस पे जाने पे में रिलक्टेंट हैं इस वक्त, तो जो हमारे होम बेस्ड कई ऐसे टास्क हैं जो इजीली आप उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप ये देखें तो इस वक्त बेकिंग का है या फ्रोज़न फूड का है, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो घर बैठकर जो है वो लेडीज़ जो हैं वो अपने घर वालों को जो है वो ज़रूर सपोर्ट कर सकती हैं। और इन नामसाइज हालात में जो है हम एक दूसरे के जो है वो बाजू बनने की भी बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, इस हवाले से आपने जब एंगर मैनेजमेंट और ये जो इन्फ्लेशन के हवाले से सारा बताया, इसमें ये भी साथ साथ बताइए कि अगर वो क्या ऐसी डाइट है कि जो बहुत महंगी ना हो लेकिन एक आम बंदा उसको अफोर्ड कर सकता हो, और वो कौन कौन से ऐसे हमारे फूड के आइटम्स हैं जिनको लेकर भी आप अपनी स्ट्रेस, एंग्जाइटी या इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा उसको कोप अप करने के लिए एफर्ट कर सकते हैं? देखिए, जो एंगर से रिलेटेड अगर आप फूड देखें ना, तो एंगर ज़्यादातर तब होता है कि जब, जैसे मैंने आपको बताया, सेरोटोनिन की कमी हो। देखिए, आप सेरोटोनिन को बूस्ट करने के लिए, जिस तरह मैंने आपको सनलाइट का एक्सपोजर बताया, ठीक है, और इसी तरह अगर आप सस्ती वेजिटेबल्स की तरफ आएँ जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसमें आप बंद गोभी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, जो एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो मार्केट में मेरे ख्याल सस्ती सब्जी है। अब तो वो भी सस्ती नहीं रही, काफी महंगी हो चुकी है। कंपैरेटिवली मैं आप सस्ती है, हाँ, मैं कंपैरेटिवली मैं कह रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, लाइक पानी तो कंपैरेटिवली सस्ता है ना, ठीक है, तो आप पानी का इस्तेमाल, फर्ज करें बहुत से लोग पानी कम पीते हैं, फर्ज करें दिन में 2-3 गिलास पी लिए, शायद ये भी नहीं है, क्योंकि इस प्लैनेट के ऊपर सर देखें गुस्सा तब ज्यादा आता है कि जब आपके ब्रेन में मेटाबॉलिज्म कम होता है ना, तो ऑक्सीडेंट आपके ब्रेन में स्टोर हो जाता है। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट ऐसी चीजें चाहिए होती हैं, और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि दुनिया में सबसे बेहतरीन
सस्ता सस्ता एंटीऑक्सीडेंट वाटर है। बहुत जी, पानी एक यकीनन बहुत बड़ी नेमत है। देखिए अक्सर आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, मैंने देखा हमारी टीम में कुछ दोस्त हैं, वो माशाल्लाह सारा दिन 2-2 3-3 जग हमारे पास बैठ के पीते हैं। हम शायद एक गिलास भी सारा दिन नहीं पीते। तो यकीनन ये बहुत अच्छी चीज है, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है ना। आपने पानी का इस्तेमाल इन कच्ची सब्जियां खाएं, जिस तरह बंद गोभी, इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, विटामिन बी है। ये सैलेड का इस्तेमाल डॉक्टर साहब का ही कहना है, एंटीऑक्सीडेंट है। बाकी आपने रूटीन में प्रोटीन खानी होती है। अब प्रोटीन देखें ना, चिकन में भी है, दाल में भी है। आप दाल खा सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप देखें दाल मार्च अगर 500 से ऊपर चलेगी, आप कोई और दाल ऐसी खाएं, काले चने, देसी मुर्ग की कैलोरीज के बराबर है उसकी भी। देखिए ना, आपने प्रोटीन अंदर, आपकी बॉडी उसको प्रोटीन रिकग्नाइज करती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप वो जो न्यूट्रिएंट है वही ले, लेकिन किसी सस्ते सोर्स वाला आप ले लें। आप इस तरह अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आपने माशाल्लाह एंगर मैनेजमेंट जो है उसके अंदर साथ साथ पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए लोगों को इस तरह की टिप्स दी हैं। उम्मीद है कि हमारे जो व्यूवर्स जो पाकिस्तानी जो इस वक्त बिल्कुल माशी हालात से नाउमीद हैं, यकीनन उनमें रियलिस्टिक अप्रोच आएगी। हकीकत पसंदाना जो आपने बातें उनसे की हैं उससे इंशाअल्लाह वो भी मुस्तफ़ीद होंगे। अगली एपिसोड तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।